नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर लेते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, जो एसबीआई के लिए यूज़फुल हो सकती है या फिर किसी भी अन्य बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगी। हम भी इस प्रेजेंटेशन में इन टॉपिक्स पे डिस्कशन कर लेंगे। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो बेसिक ऑपरेशंस में यूज़ होता है और इनका एग्ज़ाम में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। कैश रिजर्व रेशियो रह गया, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को कवर। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का दूसरा नाम क्या कह देते हैं? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जो आरबीआई, जो हम शॉर्ट में कहते रहते हैं, इसका स्थापना हुई थी 1935 में 1 अप्रैल को, बट ये नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 को 1 जनवरी। तो हमें अगर लिखा आएगा कि एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1935 में बाय आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसका हेडक्वार्टर रहता है मुंबई में। इसका चीफ मोस्ट पोजीशन होती है गवर्नर की, जो एक आईएएस ऑफिसर भी हो सकते हैं। अभी प्रेजेंटली इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। मेजर फंक्शंस में हम आरबीआई के बारे में बात करें तो सबसे मेन फंक्शन रहता है करेंसी नोट्स आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं। सिर्फ 1 रुपये का नोट रहता है जिस पे फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, बाकी सभी पे गवर्नर ऑफ आरबीआई के साइन रहते हैं। ये फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम का कि 1 रुपये नोट पर किन के साइन रहेंगे, तो फाइनेंस सेक्रेटरी का उसमें करेक्ट ऑप्शन रहता है। दूसरा काम रहता है फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना। आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंकर्स बैंक कहते हैं इसे। ये गवर्नमेंट का एक तरह से बैंक है। इसका काम भी रहता है कि फॉरेन एक्सचेंज भी मैनेज करना। इसको कह देते हैं बैंक फॉर द गवर्नमेंट। जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है तो इसी बैंक के पास से लेंडिंग वगैरह बोरोइंग होती है, और अदर बैंक्स को भी जो पैसों की ज़रूरत होती है वो किसको अप्रोच करता है? आरबीआई को। और कहते हैं कि जितने भी सभी बैंक्स रह गए, कमर्शियल बैंक कह देते हैं जिन्हें, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, इनका सुपरविजन भी जो होता है आरबीआई द्वारा किया जाता है। ये हो गया आरबीआई के क्वेश्चन, बेसिक बेसिक छोटे छोटे पॉइंट जो आते हैं कई बार पेपर में। अब हम बात कर लेते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की। ये टर्म बहुत बार एग्ज़ाम्स में आती है। कितना है, क्या होगा इससे फ़ायदा? तो हर बैंक को हम समझ लेते हैं कि कुछ लिक्विड एसेट रखने पड़ते हैं अपने पास। लिक्विड एसेट कह देते हैं जैसे कि कैश वगैरह, जो लिक्विड कर सके जिनको वो मुसीबत के टाइम पे। जो ये लिक्विड एसेट रहते हैं, और लाइबिलिटीज़ रहती है उधार, या उस पर कितना उसने बकाया देना है बाकी बैंकों का या और जगह का, तो उनका रेशो जो होता है वो कह देते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। जो स्टैट्यूटरी लिक्विड एसेट्स के अंदर क्या क्या हो जाएंगे? हमारा कैश रिजर्व रेशो हो जाएगा, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी हो गई, और बैंकों के पास ये मतलब लिक्विड, इनको कभी भी वो बैंक जो है लिक्विड कन्वर्ट करा सकता है पैसों में, और गोल्ड रिजर्व हो गया। ये एक तरह का कैश अमाउंट है। इससे क्या रहता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कैसे। अगर किसी भी बैंक के पास लिक्विड, अगर आरबीआई बढ़ा घटा सकता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अगर मान लो इसको ज़्यादा कर दिया जाता है तो बैंकों को ज़्यादा लिक्विड एसेट्स में रखना पड़ेगा अपने पास। तो उसको लोगों को वो इंटरेस्ट रेट वो मतलब कि कम लिक्विड देगा, कम मार्केट में कैश फ्लो करेगा, तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। और अगर कम कर देगा तो फिर वो लिक्विडिटी रेशो कम हो जाएगा, तो लिक्विड एसेट कम रखेगा अपने पास, तो मनी फ्लो बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। हाइयर एसएलआर तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी, लो रहेगी। लोअर एसएलआर इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ठीक है। अब इसमें प्रेजेंटली हमारे पास एसएलआर है 18%,
आरबीआई का मैंडेट है कि आरबीआई के पास अथॉरिटी है कि एसएलआर जो है 40% तक इंक्रीज़ किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा। अभी इसको चेंज किया गया था जून 2020 में, इसको 18% किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट की। इसको कहते थे CRR, इसको कैश रिजर्व रेशो भी कहते हैं और कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट भी कहते हैं। बैंकों के पास लिक्विड एसेट्स होने चाहिए, वो हो जाता है SLR जो 18% है। कुछ अमाउंट, लेकिन उसमें भी जो एक कैश पार्ट है वो कितना होना चाहिए वो भी डिसाइडेड है। कैश रिजर्व रेशो रहता है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश रखना चाहिए उनको, किसी भी कमर्शियल बैंक को, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। अभी प्रेजेंटली ये 3% है 27 मार्च 2020 के अमेंडमेंट से। ये भी किस लिए रखा जाता है, अगर बैंकों के पास ज़्यादा कैश रहेगा तो वो ज़्यादा लोन देगा, ज़्यादा लोन रहेगा तो मनी फ्लो बढ़ेगा, मनी फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रखा जाता है, बढ़ाया घटाया जाता है आरबीआई के द्वारा। क्वेश्चन हमेशा यही रहता है कि यार इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कम करेंगे तो क्या होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, माइंड से देखना। अगर कैश रिजर्व रेशो बहुत कम कर दिए, कैश कम रखेंगे वो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट मार्केट में होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, पैसा आ जाएगा लोगों को, पैसे लोग स्पेंडिंग करेंगे ज़्यादा, तो इसीलिए महंगाई बढ़ जाएगी। अब कैश रिजर्व रेशो ज़्यादा रखती है, मान लो 10% कर दिया, तो लोग, बैंकों को अपने पास कैश रखना पड़ेगा, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो महंगाई अपने आप ही, पैसे की वैल्यू बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। चीज़ें तो उतनी ही हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की। बैंक रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आरबीआई डिसाइड करता है, जो वो दूसरे बैंकों से लेता है लोन की तरह, जब वो उसको कुछ अमाउंट देता है। तो जैसे मान लो हम जाते हैं बैंक के पास लोन लेने के लिए, बाकी बैंकों को भी तो ज़रूरत रहती है पैसों की, वो किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास। वो क्या है, बैंकर्स बैंक है, बैंकों का बैंक है, तो वो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, जो उसको कह देते हैं बैंक रेट। प्रेजेंटली 4.25% है बैंक रेट। ये हो गया। ये कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई ही डिसाइड करता है। अब रेपो रेट क्या है, जब आरबीआई कमर्शियल इन छोटे बैंक्स को लोन देता है, बाकी बैंक्स को लोन देता है सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट में। सिक्योरिटीज़ कहते थे कुछ भी गिरवी रखता है या उसकी सिक्योरिटी ले लेता है, कोलैटरल कर लेता है, तो उस पर जो चार्ज करता है वो उसको कह देते हैं रेपो रेट। ये कितना है प्रेजेंटली, 4%। डिपेंड, देखिए बैंक रेट रहेगा 4.25%, इसमें कोई सिक्योरिटी का वो जिक्र नहीं है, सिर्फ लोन दे दिया। अगर वो सिक्योरिटी दे देता है बैंक, तो वो उसको क्या देना पड़ेगा, रेपो रेट, जो थोड़ा सा कम रहता है 4%। बैंकों को फ़ायदा रहेगा आरबीआई से लोन लेने में रेपो रेट में। एक हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। मान लो बैंक के पास कुछ पैसा ज़्यादा आ गए, उसको अब आरबीआई के पास रखवा के वो भी इंटरेस्ट ले सकता है। रिवर्स रेपो रेट इज़ द रेट एट विच बैंक पार्क्स इट्स फंड। मतलब मान लो जैसे हम लोग एफडी नॉर्मली बैंक में डाल देते हैं सेविंग अकाउंट में, हमें भी इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे ही बैंकों का पैसा, मान लो बैंक ऑफ इंडिया ने ज़्यादा पैसा कमा लिया, उसके पास ज़्यादा है, उसने आरबीआई में जमा करा दिया अपना, उसका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा ये क्या रहेगा, 3.25, ये 3.75% है। प्रेजेंटली हमारे ये बैंक रेट है 4.25%, रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.75%। ये हमें याद रखना है, सीक्वेंस में है। बैंक रेट ने, आरबीआई ने लोन दिया, एक तरह का लोन है बिना किसी गारंटी के, तो वो 4.25। अब रेपो रेट ये है, बैंक, आरबीआई ने लोन दिया बट लेकिन कुछ गारंटी रखवाए, सिक्योरिटीज़ रखवाई है, तो वो कितना है, 4%। रिवर्स रेपो रेट है कि बैंक के पास पैसा ज़्यादा आया, उसने सोचा कि आरबीआई में जमा करा दूँ मैं, तो उसको कह देंगे रिवर्स रेपो रेट। थैंक यू।